हेलो एवरीवन। आज मैं अंगद सर आप लोगों को लाया हूँ समास की टॉपिक एकदम जोरदार ताबड़तोड़ ट्रिक के साथ। तो पढ़ेंगे हम लोग हंसते खेलते हुए, एकदम आसानी तरीके से सीख जाएंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। समास संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। डिफिनेशन की बात पूछे तो बताएंगे दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? तो आप लोग बताएंगे समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद बताएंगे बच्चों? 6 भेद बताएंगे। और बात पूछे कि समास का उल्टा क्या होता है तो बताएंगे समास का उल्टा व्यास होता है। क्या बताएंगे बच्चों? व्यास होता है समास का उल्टा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। समास के भेद। तो समास के भेद बच्चों देख लीजिए, 6 टाइप्स के होते हैं, यानी 6 प्रकार के। द्वंद्व समास, द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि समास। ये 6 प्रकार के समास होते हैं। अब इनकी टॉपिक की बात आती है तो सच में एकदम खेलते हंसते हुए हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। ट्रिक बता रहे हैं जो एकदम मजेदार ट्रिक है। द्वंद्व समास में अधिकतम का मतलब हो गया कि बहुत से ऐसे शब्द मिलेंगे जिसमें योजक चिन्ह नहीं लगा होगा, ठीक है ना। बाकी बहुत से शब्दों में योजक चिन्ह लगे होंगे, ठीक है ना। और एक और बात, जो ये ट्रिक है, इस ट्रिक में आप लोग को ये भी देखना है कि जब द्वंद्व समास आता है तो जो पहला शब्द होता है उसका उल्टा दूसरा शब्द होना चाहिए, तब जाके वो होगा द्वंद्व समास। और उसमें जब उसको तोड़ेंगे तो और विभक्ति के साथ मिलेगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से डिफिनेशन देख लीजिए। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं, ठीक है ना। क्या बताएंगे? दोनों पद प्रधान होते हैं, उसे कहते हैं द्वंद्व समास, ठीक है ना। क्या कहेंगे बच्चों? द्वंद्व समास कहेंगे। और योजक चिन्ह लगा होगा और विभक्ति तोड़ने पर उनके बीच में कौन सा शब्द आता है बच्चों? और आता है। तो आप समझ जाएंगे एकदम कि वह कौन सा समास है। वह द्वंद्व समास है। कौन सा समास कहेंगे बच्चों? उसे कहेंगे द्वंद्व समास, ठीक है। तो देख लीजिए, जैसे राम सीता, जब तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? राम और सीता। दिन रात, दिन और रात। एग्जाम्पल है माता पिता, माता और पिता। राम कृष्ण, राम और कृष्ण। भाई बहन, पाप पुण्य, सुख दुख। जब इनको हम लोग क्या कर रहे हैं? अलग कर रहे हैं, तो देखिए क्या मिल रहा है? इनके बीच में और आ जा रहा है। तो ये कौन सा समास होगा बच्चों? तब ये होगा द्वंद्व समास। और सेम देख लीजिए, सुख है तो सुख का उल्टा दुख, पाप, पाप का उल्टा पुण्य, भाई का उल्टा बहन, राम का उल्टा कृष्ण, माता का उल्टा पिता। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये कौन सा समास बताएंगे आप लोग? द्वंद्व समास बताएंगे बच्चों, ठीक है ना। एक और बात यहाँ ध्यान देने की है, यदि रिपीट शब्द होंगे यानी कि बार बार शब्द आएंगे, जैसे दिन दिन, तो वहां पर ये द्वंद्व समास नहीं होगा, ठीक है। ये ख्याल रखना कि जब भी द्वंद्व समास आएगा तो एक शब्द दूसरे शब्द का उल्टा होगा। चलिए द्विगु समास पे चलते हैं। जिस समास में पूर्व पद, ठीक है, संख्यावाचक हो यानी कि संख्या दिया हो, उसे कहेंगे द्विगु समास। एकदम आंख बंद करके, ठीक है, आप समझ जाएंगे कि हाँ, जिस समास में पूर्व पद क्या दिया होता है बच्चों? संख्यावाचक होता है, यानी संख्या दर्शाई जाती है, उसे कहते हैं द्विगु समास। ट्रिक में भी देख लीजिए, नवरत्न, नो यानी कि 9 रत्नों का समूह, सप्तद्वीप 7 द्वीपों का समूह, त्रिभुवन 3 भुवनों का समूह, शतमंजिल 7 मंजिलों का समूह। देख लीजिए पूर्व पद आपको क्या दिख रहा है? दिमाग खोलकर आंख से भी देख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, संख्या दिख रही थी।
तो उसे क्या बोला जाता है, आपको पता चल गया। चलिए कर्मधारय समास में आते हैं। जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो उसे कहेंगे कर्मधारय समास। यानी कि विशेषता बताने वाले समास को कर्मधारय समास कहते हैं। याद रहना चाहिए आपको। समास बताने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि उन्हें दो भागों में तोड़ लीजिए, तो आपको एकदम आसानी पूर्वक से आ जाएगा। जैसे हम देख लीजिए काली मिर्च। अब काली मिर्च को तोड़ेंगे तो काली है जो मिर्च, यानी मिर्च का कैसा रंग है, काला। नील कमल, अब कमल का रंग कैसा है, नीला, नीला है जो कमल, ठीक है ना। तो इस तरह से जब भी आएगा तो आप बता सकते हैं। तो देख लीजिए द्विगु समास में क्या हो रहा था, संख्या दर्शाई जा रही थी पूर्व पद में, लेकिन कर्मधारय में क्या हो रहा है, विशेषता बताई जा रही है। यही तो ध्यान देना है। उसमें संख्या आ रही थी पूर्व पद में, और इसमें क्या हो रहा है, पूर्व पद की ना विशेषण यानी विशेषता बताई जा रही है। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। एग्जाम्पल भी देख लीजिए, नीलकमल, नीला है जो कमल। पीतांबर, पीत यानी कि पीला है जो अंबर। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली। देखिए अब काली और मिर्च को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, काली प्लस मिर्च। नील, नील प्लस कमल, नीलकमल, यानी कि नीला है जो कमल। इस तरह से जब भी शब्द आपको दिखेंगे तो आप उन्हें तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद देखेंगे कि विशेषता बता रहा है तो कर्मधारय समास होगा। यदि पूर्व पद संख्यावाचक है, ठीक है ना, तो आप जान ही गए। तो देख लीजिए आगे बढ़ते रहिए। नीलकमल बता दिया गया, नीला है जो कमल। पीतांबर, पीला है जो अंबर। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली। एग्जाम्पल यदि आप समझ जाएंगे तो आपको परिभाषा बहुत ही अच्छी तरह से आ जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को सच में यह टॉपिक अच्छी लग रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अव्ययी भाव समास। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो अव्ययी भाव समास कहलाता है। ट्रिक, शानदार ट्रिक आप लोगों के लिए है। प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द अव्ययी भाव कहलाता है। तो देखिए यथा स्थान, स्थान के अनुसार। आजीवन, इसमें क्या जुड़ा है, उपसर्ग में आ जुड़ा है तो जीवन भर। प्रतिदिन, इसमें क्या जुड़ा है, प्रति, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। यथा समय, समय के अनुसार, इसमें क्या जुड़ा है, यथा जुड़ा है। और पहले वाले में क्या जुड़ा था, यथा। तो उपसर्ग वाला शब्द जो भी आएगा उसे बोलेंगे अव्ययी भाव समास। रात रात, देख लीजिए अब यहाँ पे रात रात आ गया। एक दूसरे का यदि उल्टा होता तो वह द्वंद्व समास हो जाता, लेकिन यहाँ पे उल्टा नहीं है, उसी शब्दों को दोहराया गया है तो उसे कहेंगे अव्ययी भाव समास। ठीक है, ये आपको दिमाग में बैठा लेना है। ट्रिक आपको याद कर लेनी है। प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द अव्ययी भाव समास कहलाता है। यथा स्थान, आजीवन, प्रतिदिन, यथा समय। ठीक है ना, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप लोगों को समझ में आ रही होगी और थोड़ी सी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। बस आप मेरे साथ बने रहिए। तो देख लीजिए रात रात आ रहा है, उसी शब्दों को दोहराया गया है, बीच में योजक चिन्ह है। दिन दिन आ रहा है, एक दूसरे का उल्टा नहीं है, इसलिए इसे बोले क्या बोला जाएगा बच्चों, अव्ययी भाव समास बोला जाएगा। यदि वही रात दिन आ जाता तो द्वंद्व समास हो जाता। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार नज़र डाल लीजिए फिर से। बहुत ही आसान तरीके से आप लोग सीखेंगे। देखिए बहुब्रीहि समास, यहाँ पे 6 नंबर दे दिया गया है, यहाँ पे 5 होना चाहिए था, इसके लिए सॉरी। जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष
तीसरे अर्थ का बोध होता है, उसे बोलेंगे बहुब्रीहि समास। यानी कि जो शब्द दिया रहेगा ना वो किसी दूसरे व्यक्ति को दर्शाएगा, तो समझ जाएगा कि वो बहुब्रीहि समास है। दशानन 10 मुख है जिसके, अर्थात रावण। आप देख लीजिए, दशानन 10 भुजाओं वाला, ठीक है। अरे 10 आनन है, ठीक है। और नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी। लंबोदर, लंबा उदर यानी कि लंबा है जिसका पेट, अर्थात गणेश। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। इस तरह से देख लीजिए जो शब्द दिया गया है उसे क्या कहेंगे, बहुब्रीहि समास कहेंगे। यानी कि वह शब्द, ठीक है, जो एक दूसरे व्यक्ति की विशेषता बताता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 5 होना चाहिए था। अब आते हैं छठवां पे, तत्पुरुष समास पे। जिस समास में पूर्व पद गौण अथवा उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष समास कहलाता है। इसके 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बच्चों? 6 टाइप्स इसके भी होते हैं। तो कर्म, तत्पुरुष, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण। एक बार आप लोग नज़र डाल लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। तो अब इनकी डिफिनेशन हम लोग अच्छी तरह से सीखेंगे। ध्यान में रहे आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है यह टॉपिक, तो स्टार्ट करते हैं। अब 6 भाग देख लिए। चलिए देखिए, कर्म तत्पुरुष में क्या आता है? इसमें को का लोप होता है। मतदाता, मत को देने वाला। गिर, गिर हकट, गिरह को काटने वाला। देख लीजिए इसमें को का क्या हो रहा है? लोप हो जा रहा है। करण में क्या होगा? जहाँ करण कारक चिन्ह का लोप हो, जैसे जन्मजात, जन्म से उत्पन्न। मुँह मांगा, मुँह से मांगा। गुणहीन, गुणों से हीन। यहाँ पे कर्ण चिन्ह का क्या हो रहा है? लोप हो रहा है। तो आप लोग समझ जाइएगा कि वो है कर्ण तत्पुरुष समास। कर्म में को का लोप होगा, करण में से का लोप हो रहा है, तो आप लोग समझ जाएगा कि कर्ण तत्पुरुष है। को का लोप होगा तो कर्म तत्पुरुष है। चलिए इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। संप्रदान तत्पुरुष में क्या होता है? ट्रिक देख लीजिए, जहाँ संप्रदान कारक चिन्ह का लोप हो। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। आप देखिए यहाँ पे के लिए का क्या हो रहा है? लोप हो रहा है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे बच्चों? संप्रदान तत्पुरुष बोला जाएगा। अब बात आती है अपादान तत्पुरुष में, ठीक है ना। जहां अपादान कारक चिन्ह का लोप हो। धनहीन, धन से हीन। भयभीत, भय से भीत। जन्मांध, जन्म से अंधा, ठीक है ना। यहाँ पे धनहीन, धन से हीन हो जा रहा है, यानी कि उसके पास धन नहीं है। और इसमें क्या हो रहा था? इसमें अपादान हो रहा था, ठीक है ना। और देख लीजिए, तो धनहीन, धन से हीन। भयभीत, भय से भीत। अब बात आती है संबंध तत्पुरुष की, जहाँ संबंध कारक चिन्ह का लोप हो। बस इसमें ये हमें ख्याल करना है कि जो संबंध है उसमें कौन सा चिन्ह आता है, ठीक है, उसका लोप होना चाहिए। बस यही हमें ध्यान देना है। तो जैसे देख लिए, संबंध में आता है काकी के। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। दिनचर्या, दिन की चर्या। भारत रत्न, भारत का रत्न। इसमें काकी के चिन्ह का क्या हो रहा है बच्चों? लोप हो रहा है, तो उसे कहेंगे संबंध तत्पुरुष। अधिकरण में क्या होता है? जहां अधिकरण कारक चिन्ह का लोप हो, ठीक है। मैं पर। नीति, निपुण, नीति में निपुण। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। घुड़सवार, घोड़े पर सवार।
उसे कहेंगे क्या? उसे कहेंगे अधिकरण तत्पुरुष। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह समास अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो सुनने और देखने के लिए धन्यवाद।